ये चुने स्लाइड वुचुन सु कतत वजह खुशामदीद, वेलकम आप सभी लोगों का जो आज के इस लेक्चर को सुन रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स का, शागिर्दों का, कि आप इस लेक्चर में आप सभी का खैर मकदम करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो हम डिपेंडेंसी थ्योरी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मशहूर, एक पॉपुलर थ्योरी जो आई थी 1950s में, और वो फिर तब से है, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा है, उस पे हम बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो कुछ चीजों पे जो है, बेसिकली चार पांच चीजों पे मुश्तमिल है। आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, 4 चीजें मेन। पहला कि हम इस थ्योरी के बारे में, इसका एसेंस जो है, फंडामेंटल आर्गुमेंट्स जो है, वो समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये थ्योरी क्या कहती है, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसका बुनियादी मतलब क्या है, इसकी बुनियादी मीनिंग क्या है, इसका एसेंस क्या है, और इसके फंडामेंटल आर्गुमेंट्स क्या है, वो एक हिस्सा है आज के लेक्चर का। दूसरे हिस्से में जो हम बात करेंगे, वो हम इस थ्योरी के ओरिजिन यानी इब्तिदा और तरक्की, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह से ये थ्योरी जो है, इसका ओरिजिन हुआ, किस तरह से एक अहम इसकी डेवलपमेंट हो गई, और किस तरह से आज ये थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस का यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का एक अहम हिस्सा है। फिर उसके बाद हम इसके बुनियादी असूल जो है, बेसिक टेनेट्स जो है, मेन टेनेट्स जो है इस थ्योरी की, उस पे बात करेंगे। और आखिर में हम इसके तनकीद के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना था कि इस थ्योरी की, ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसकी कुछ कमजोरियां हैं, इसके कुछ वीकनेसेस है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। वो तनकीद, वो लिमिटेशंस, वो वीक पॉइंट्स हम आज के लेक्चर के आखिर में जो है डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको बोलूंगा। तो ये 4 चीजें हैं, मीनिंग, एसेंस ऑफ द थ्योरी, इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसका नजरिया और बुनियाद बेसिक टेनेट्स, और चौथा इसके क्रिटिसिज्म, इसके तनकीद के बारे में हम बात करेंगे। 1950 की दिहाई में अमीर और गरीब के दरमियान, जो अमीर मुल्क है दुनिया के और जो गरीब मुल्क है दुनिया के, उनके दरमियान जो है 1950s में काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1950s से लेकर 1980 तक जो गैप था रिच और पुअर कंट्रीज में, उनमें बहुत ज्यादा गैप था। एक तरफ से अमीर मुल्क थे, दूसरी तरफ से जो है गरीब मुल्क थे। दोनों के दरमियान में जो फाइनेंशियल या इकोनॉमी जो है, उसकी काफी ज्यादा गैप थी। जैसे सन्नती ममालिक की औसत जो है 1950s के फीकस आमदनी थी $3,841, और जो गरीब जो मुल्क थे, और उसमें जो 50s है, उसमें $146 जो फीकस आमदनी थी ममालिक की। अमीर मुल्कों की 3,841, और जो गरीब मुल्क है उनकी फीकस आमदनी थी 146। ठीक है, अब जो गैप था वो 3,695 का फर्क था। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि जो अमीर और गरीब मुल्क, उसके दरमियान कितना जो गैप था इकोनॉमी का। ये मैं इसलिए ये डेटा आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं, ताकि एक इस जो डिपेंडेंसी थ्योरी, उसका कंटेक्स्ट जो है, उसके इसलिए उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए मैं ये डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह है 1950 से लेकर 1980 तक का डेटा, औसत आमदनी गरीब और अमीर मुल्कों की। ठीक है, तो गैप कितना था? तकरीबन $3,700 यूएस डॉलर्स का गैप था। 30 साल के बाद 1980s में ये गैप और ज्यादा बढ़ गया। अमीर मुल्क में औसतन फीकस आमदनी $9,648 तक बढ़ गई, जबकि गरीब ममालिक में सिर्फ $245 तक पहुंच गए। अब कितना गैप था, जिसके नतीजे में $9,403 का मुतल्लक फर्क पैदा हो गया। अच्छा, 3700 से ये
9,400 तक बढ़ गया। सो इससे अंदाजा आपको लगता है कि ये जो गैप था अमीर मुल्कों और गरीब मुल्कों के दरमियान, ये बढ़ता गया और आज भी ये बढ़ता रह रहा। आज भी बहुत गैप। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जो अमीर मुल्कों के साथ काफी नजदीक पहुंच गए, जिसमें इंडिया है, चाइना वगैरह है, मगर बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ पुअर कंट्रीज है, जिनको हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते थे या जिनको हम पुअर कंट्रीज कहते हैं, वो अभी भी अमीर मुल्कों के दरमियान काफी पीछे है। तो 1950 से लेकर 80 तक एक गैप था और 1980 के ऑनवर्ड्स ये गैप बढ़ता गया, डबल से भी ज्यादा ये गैप बढ़ गया। इन दो इस बुनियादी फर्क ने, जो अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान ये जो फर्क था, औसत आमदनी का फर्क था, इसने दो अहम सवालों को जन्म दिया। Two questions were raised by the people because of this gap between the rich and the poor countries. The first question, जो पहला सवाल था, तीसरी दुनिया के ममालिकों में पसमानदगी की वजूहत क्या है। ये जो गरीब मुल्क हैं, जिनको पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, आज डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, ये पसमानदगी, ये बैकवर्डनेस, ये कमजोरी, ये पॉवर्टी क्यों है। दूसरा सवाल, तीसरी दुनिया की मईशतों की तरक्की के लिए क्या हिकमत आमली करनी चाहिए। ये जो गैप था, इसने दो सवालों को जन्म दिया। टू क्वेश्चंस वर रेज्ड बिकॉज ऑफ दिस गैप। पहला क्वेश्चन ये, व्हाई आर द पुअर कंट्रीज सो पुअर, एंड सेकंड, व्हाट इज द मेथड एंड व्हाट इज the practice that these poor countries need in order to improve, develop themselves. हिकमत वजह क्या है और हिकमत अमली क्या है कि ये गरीब मुल्क जो है तरक्की कर सके। इसके मुताबादल में नुक्ते नजर के तौर पे सामने आया और इसी कंटेक्स्ट में जो है डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू एड्रेस दिस गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर कंट्रीज। सो इन दो सवालों के कंटेक्स्ट में डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो वजूद में आई, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पे आई कि हम इस गैप को किस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट ने जन्म दिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हिच इज डिपेंडेंसी थ्योरी। बैनुल-अक़वामी सियासत मईशत में तरक्की और पसमानदगी को एड्रेस करने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का वजूद हुआ। ये था बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इस थ्योरी के वजूद में आने का। क्या था कि गैप जो था रिच और पुअर कंट्रीज के दरमियान, उस गैप को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। दिस वाज द बेसिक कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी। सबसे पहले जो है 1900 के आखिर में अर्जेंटीना के जो 1950s में एक अर्जेंटीना के इकोनॉमिस्ट, एक मशहूर इकोनॉमिस्ट और स्टेट्समैन थे जिनका नाम है रॉल पेब्रिज। ही गेव दिस डिपेंडेंसी थ्योरी। वो पहले जो है रॉल पेब्रिज, जिसने 1950s में डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो सामने रखी। डिपेंडेंसी थ्योरी उसने इस मकसद से रखी कि हम एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढेंगे ताकि जो अमीर और गरीब मुल्क हैं उनके दरमियान का गैप जो है उसको एड्रेस कर सके। ठीक है, सो 1950s में थ्योरी आई, मगर ये थ्योरी जो है पॉपुलर, इसकी प्रोमिनेंस का बढ़ गई 1960s और 70s के बाद। लेट 60s और 70s के बाद ही ये थ्योरी पॉपुलर हो गई। आई तो 50s में, मगर पॉपुलर जो है ये अहमियत या इसकी सिग्निफिकेंस का बढ़ी 1970s ऑनवर्ड्स के बाद, क्योंकि 1970s ही वो एरा है जो मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि इस वक्त जो गैप था रिच और पुअर कंट्रीज के दरमियान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बहुत सारे पुअर कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जिसमें बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज थे, जिसमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज थे, जिनमें बांग्लादेश था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान वगैरह, इन्होंने एक शुरुआत की कि हम इस गैप को कम से कम कैसे करें। तो उस वजह से जो है थ्योरी जो 50s में आई थी 1970-60s के बाद ही जो पॉपुलर हो गई, सिग्निफिकेंस इसकी बढ़ गई, क्योंकि ये वो टाइम था जब गैप था रिच और पुअर के दरमियान बहुत ज्यादा। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज पॉपुलर इन 1960s एज ए क्रिटिसिज्म। ये जो थ्योरी थी
दिस वाज आल्सो, ये मैंने इंग्लिश में डेलिबरेटली लिखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम है। अच्छा, डिपेंडेंसी थ्योरी जो थी ये पॉपुलर बन गई 60-70s जैसे मैंने कहा, और ये ना सिर्फ एक अप्रोच, एक ऑल्टरनेटिव था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कि हम इस पॉवर्टी को कैसे एड्रेस करें, इस गैप को कैसे एड्रेस करें, और साथ ही साथ जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी जो वेस्टर्न ओरिजिन जिसका था उसको भी चैलेंज करने वाली थी। तो इसने न सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच दिया बल्कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को भी क्रिटिक किया, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। द मेन जो ना प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया, उसमें जैसे मैंने पहले बोला अर्जेंटीना के रॉल पेब्रिज, सिंगर पॉल बर्न, पॉल स्वीजी, कार्डोसो, गुनार माइल्डाल, गुनार फ्रैंक, गिरवान एंड बिल वार्न, ये कुछ प्रोमिनेंट से नाम है जिन्होंने इस थ्योरी को एडवोकेट किया, जिन्होंने इस थ्योरी को आगे ले जाए। और थियरिस्ट जो इस्लामिक वर्ल्ड से थे, जो वो एक इजिप्शियन इकोनॉमिस्ट थे, समीर अमीन। समीर एक तो वेस्टर्न साइड से गुनार वगैरह थे, दूसरे जो इजिप्ट से एक मशहूर इकोनॉमिस्ट है समीर अमीन, जिसने इस थ्योरी को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इसको डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया। अंसारी नजरिया के मुताबिक ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है इसके मुताबिक पसमानदगी बुनियादी तौर पर अमली मैशत में मुतासर ममालिक की पर्दी पोजीशन की वजह से होती है। अच्छा, इसका फंडामेंटल आर्गुमेंट जो था इस थ्योरी का, पहला आर्गुमेंट इसने क्या किया, इसका ये है कि ये जो पसमानदगी है, ये जो पुअर कंट्रीज है, उनकी पॉवर्टी किस वजह से है? उनकी पॉवर्टी है जो पोजीशन है उसकी, उनकी मैशत में मुतासर, ये जो पोजीशन है, लोकेशन है, और जो कॉलोनियलिज्म है उसकी वजह से। ठीक है, नजरिए के मुताबिक पसमानदगी बुनियादी तौर पर आलमी मैशत में मुतासरा ममालिकी पर्दी पोजीशन की वजह से हुई है। ये जो पेरिफेरल पोजीशन जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनकी वजह से जो है ये जो है पसमानदगी, ये जो गैप है रिच और पुअर कंट्रीज के उस वजह से। दूसरा, आमतौर पर पसमानदा ममालिक आलमी मंडी में सस्ती मजदूरी और खाम माल पेश करते हैं। इसने क्या आर्गुमेंट किया, ये जो पसमानदगी है क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो पुअर कंट्रीज है, ये रिच कंट्रीज को दो चीजें सस्ती में देती, एक रॉ मटेरियल जिससे वो टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती है उसी रॉ मटेरियल से होती है, दूसरा चीप लेबर। दो चीजें जो है पुअर कंट्रीज, जो पहला आर्गुमेंट है, दो कंट्रीज है वो इस वजह से क्योंकि ये जो पुअर कंट्रीज है ये बड़े मुल्कों को, अमीर मुल्कों को दो चीजें सस्ती में देती, एक रॉ मटेरियल जिससे फिर वो बहुत सारी चीजें बनाती है, दूसरा चीप लेबर, सस्ते लेबर, मजदूरी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो स्किल्ड है वो वेस्ट जाते हैं, यूरोप जाते, यूएसए जाते, वहां पे वो काम करते हैं, उनको चीप, बहुत ही सस्ते पे में। ठीक है, साथ ही साथ जो है पुअर कंट्री से जो बड़े मुल्क है काफी ज्यादा रॉ मटेरियल लेते हैं। ठीक है, ये पहला आर्गुमेंट था इस डिपेंडेंसी थ्योरी का। ये वसाइल तरक्की याफ्ता मायशतों को फरोख्त किए जाते हैं, और ये जो सस्ती चीजें हैं, सस्ता रॉ मटेरियल और सस्ता, ये किसको मिलता है? इसका फायदा मिलता है बड़े मुल्कों को जिनके पास इन्हें तैयार शुदा सामान में तब्दील करने के लिए जराए होते हैं। अच्छा, ये क्या कहता है, ये जो पुअर कंट्रीज है इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास वो चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिससे ये जो रॉ मटेरियल है उसको बहुत ज्यादा, उससे बहुत अच्छी चीजें निकालते हैं। मैं एक आई कैन गिव एन एग्जांपल हियर, हालांकि मैं टेक्नोलॉजी से उस तरह वाबस्ता नहीं, मगर जो अगर आपके पास फोन है या इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें एक आइटम होता है जो ब्लैक कलर का होता है, जिसको आमतौर पर टेक्निकली कहते हैं आईसी। उसमें बहुत सारे वो जो जुड़ा होता है उस तरह का एक छोटा सा आइटम होता है। अच्छा, वो जो ब्लैक कलर का होता है, जो कोयला जैसा है शक्ल में, वो कहां से आता है? वो अफ्रीका के खानों से आता है। ये वो अफ्रीका के जमीन से निकालते हैं, ये वो एक मिट्टी की तरह रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, जब ये लोग वहां से लाते हैं और जो लोग वहां से निकालते हैं उनके लिए ना सिर्फ ये उनको काफी सस्ते में बेचना पड़ता है, बल्कि जो मजदूर है उनको काफी कम मजदूरी मिलती है,
और उनके हेल्थ पे भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। मगर जब ये डेवलप्ड वर्ल्ड में जाता है, जहां पे इसको मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे इसको कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो भी आप इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये है एक रॉ मटेरियल। सो ऐसे तरीके के रॉ मटेरियल बहुत सारे हैं जो पुअर कंट्री से लिए जाते हैं बहुत ही सस्ते दामों पे, और फिर चूंकि बड़े मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंडस्ट्रीज है, उनके पास सिस्टम है, जिसकी बुनियाद पे उस रॉ मटेरियल को बहुत एक्स्ट्रा आला मयार की चीजों बनाए जाते हैं, और जो फिर जो है इन्हीं गरीब मुल्कों को भेजे जाते हैं, जिनके पास इन्हें तैयार करने के लिए शुदा सामान में तब्दील करने के लिए जराए होते हैं। पसमानदा ममालिक आला कीमतों पे तैयार शुदा मसनूआत खरीदते हैं। ठीक है, मैं एक और मिसाल दे सकता हूँ यहाँ पे। आपका मोबाइल फोन लीजिए, आपका लैपटॉप लीजिए, आपका कंप्यूटर लीजिए, आपका और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इसका बहुत सारा जो ये चीजें हैं, बहुत सारा मटेरियल कहाँ से मिलता है? ये मटेरियल अफ्रीका और पुअर कंट्री, जो बाकी पुअर कंट्रीज है एशिया में, उनसे लिया जाता है। और फिर चूंकि बड़े मुल्कों के पास इनकी टेक्नोलॉजी है, इस रॉ मटेरियल को कंप्यूटर की शक्ल देने के लिए, इस रॉ मटेरियल को मोबाइल, फिर ये वापस हमें ही वो बेचते हैं। हम इनको सस्ते में रॉ मटेरियल बेचते हैं, मगर वापस में ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत एक्सपेंसिव बन जाती है। जैसे एक कंप्यूटर होता है लाखों का, एक छोटा सा फोन होता है हजारों रुपए का। तो ये टेक्नोलॉजी से जो चीजें हैं, या बाकी बहुत सारी चीजें, चाहे रेफ्रिजरेटर या बहुत सारी चीजें जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत महंगे दामों पे हमें वापस खरीदने पड़ते हैं। हालांकि रॉ मटेरियल यहीं से गया, मगर जब इसकी कोई शक्ल बन गई तो हमें इसको बहुत बड़े की कीमतों पे खरीदना पड़ता है। इस सरमाया को खत्म करते हैं बसूरत दीगर वो अपनी पैदावार सलाहियत को अपनी। अच्छा, ये जो है, ये है, इससे जो है गैप बढ़ जाता है, क्योंकि आप सस्ती चीजें बेचते हैं और वापस में महंगी चीजें खरीदते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी का ये दूसरा आर्गुमेंट है कि इससे जो है ये गैप बढ़ गया, ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है इस सरमाया को। अच्छा, डिपेंडेंस थ्योरी ये कहती है कि इस चीज को खत्म करने के लिए अपनी जो पुअर कंट्रीज है, जो एक्सप्लॉइटेड कंट्रीज है, उनको अपनी पैदावार, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे इस चीज को, रॉ मटेरियल को, ये सब चीजें तैयार करने की जरूरत है। अगर आपको इस गैप को कम करना है या खत्म करना है, तो आपको ये अप्रोच जो है रिजेक्ट करके एक नया अप्रोच, जिसमें आप खुद अपनी चीजें तैयार करेंगे। तो हमें यूएसए या अमेरिका या एप्पल वगैरह से नहीं खरीदना, बल्कि हम अपनी चीजें जो है खुद तैयार करके यहाँ खरीद सके। ठीक है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव था डिपेंडेंसी थ्योरी का। जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि सेल्फ रिलायंस, हमने अपनी ही चीजों तैयार, अपने लिए जो भी चीज जरूरत है उसको तैयार करके हम डिपेंडेंट ना रहे दूसरे पर। नतीजा एक शैतानी, ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, क्योंकि हम चीजें, उनका आर्गुमेंट ये था कि चीजें खरीदते हैं, रॉ मटेरियल बेचते हैं, चीजें खरीदते हैं महंगे दामों पे। ये एक इसकी शक्ल जो एक साइकिल बन जाता है कि जिससे किनको, बड़े मुल्कों को फायदा पहुंचता है। नतीजा एक शैतानी चक्कर है जो आलमी मईशत की तकसीम को एक अमीर कोर और एक गरीब दायरे के दरमियान बरकरार रखता है। तो उनका मानना ये है, ये जो इस तरह का सिस्टम है जहां पे पुअर कंट्रीज जो है अपने रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पे बेचते हैं, अपने लेबर को सस्ते दामों पे बेचते हैं, और बदले में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदते हैं उसी रॉ मटेरियल से बने हुए। तो उसकी वजह से जो है एक साइकिल बनता है जिसमें मईशत दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक जिसको वो कोर बोलते हैं, CORE, कोर, जो which is dominated by the rich countries, और periphery which is occupied by the poor countries। ठीक है, सो periphery जो है वो गरीब मुल्क है, और जो सेंटर है, कोर है, वो अमीर मुल्क है। ये इस डिवीजन को बरकरार रखता है। ये जो एक अहम आर्गुमेंट जो है डिपेंडेंसी थ्योरी का इसी पे है कि कोर और पेरिफेरी, कोर में रिच कंट्रीज हैं जो पेरिफेरी से रॉ मटेरियल लेते हैं, चीप लेबर लेते हैं, फिर उससे टेक्नोलॉजी या बाकी चीजें बना के उन्हीं मुल्कों को बहुत ज्यादा महंगे दामों पे बेच देते। तो इससे साइकिल बनता है जिसकी वजह से दुनिया की मईशत दो हिस्सों में तकसीम हो गई है,
कोर एंड पेरिफेरी। कोर किससे को ऑक्यूपाई करता है? रिच मुल्क, और पेरिफेरी को ऑक्यूपाई करते हैं गरीब मुल्क। आपके अच्छा, ये जो है जो these resources, the result is vicious cycle of this। well moderate, अब जो moderate theorists है, जो डिपेंडेंसी के मॉडरेट थियरिस्ट्स है, जिसमें ब्राजीलियन सोशियोलॉजिस्ट फर्नांडो हेनरी क्यू, जो एक ब्राजील के प्रेसिडेंट भी थे, ही सेड कि सम डेवलपमेंट जो है इसी सिस्टम में पॉसिबल है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है जिसमें कोर और पेरिफेरी है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट फर्नांडो हेनरी क्यू वो कहता है कि जो पुअर मुल्कों की डेवलपमेंट है इसी सिस्टम में ही पॉसिबल है। इस निजाम के अंदर किसी हद तक तरक्की को मुमकिन समझते थे। उनका मानना था कि आप इस सिस्टम को बदले मत, बल्कि इसी सिस्टम में काफी हद तक गरीब मुल्कों की तरक्की जो है पॉसिबल है। मगर जो रेडिकल स्कॉलर्स थे, जैसे कि जर्मन अमेरिकन आंद्रे गोनान्स फ्रैंक, वो दलील देते, वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अंसार से निकलने का वाहिद रास्ता है गैर सरमायादाराना यानी सोशलिस्ट सिस्टम है। तो डिपेंडेंसी एक अहम पॉइंट जो मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स थे। एक जो मॉडरेट थे, डिपेंडेंसी थ्योरी के मॉडरेट वर्जन जो था, जिसमें फर्नांडो हेनरी क्यू का एक अहम इंसान है, उनका मानना था कि इसी कोर एंड पेरिफेरी सिस्टम में ही गरीब मुल्कों की डेवलपमेंट पॉसिबल है। मगर जो रेडिकल डिपेंडेंस थियरिस्ट थे, जो ना डिपेंडेंसी के थ्योरी के रेडिकल सपोर्टर्स थे, उनका मानना था, उनका आर्गुमेंट ये था कि इस डिपेंडेंसी से निकलने के लिए हमें गैर सरमायादाराना सिस्टम को अडॉप्ट करना है। आप रॉ मटेरियल बेचते हैं, फिर वहां से जो चीजें निकलती है उस पे आप वो चीजें जो आपको जरूरत है वो किस पे डिपेंड, आप अमीर मुल्कों पे डिपेंडेंट है। तो रेडिकल्स का ये मानना था कि आप उस अप्रोच को रद्द करके नया अप्रोच अडॉप्ट कीजिए, जिसमें सरमायादाराना जो सिस्टम है उसको रिप्लेस कीजिए विद अ सिस्टम व्हिच इज क्लोज टू द सोशलिस्ट सिस्टम। तभी आपकी कौमी मैशत जो है बेहतर हो सकती है। यानी गरीब मुल्कों को अगर अपना डेवलपमेंट चाहिए तो उनको सरमायादाराना नहीं बल्कि एक सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ जो है उसको कायम करने की जरूरत है। उसको अमीर मुल्कों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद अपनी जो है अपने लिए जो जरूरत है उसको तैयार करके अपनी कौमी मैशत को बेहतर बना सके। ठीक है, दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी इज। पहले के नजरियात में ये थे कि तमाम मुआशरे की तरक्की के यकसा मराहल से गुजरते हैं, क्योंकि उससे पहले ये जो बहुत सारे जो डिपेंडेंसी थ्योरी के अपोजिट में, उनका ये मानना था कि जो या वेस्ट का ये स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो सिस्टम है, जो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यही सबको तरक्की की तरफ ले जाएगा। इनका कहना यह है कि माजी में किसी जमाने में आज के तरक्की याफ्ता इलाके भी ऐसी ही सूरत हाल से दूचार थे जो आज के पसमानदा इलाकों को दरपेश है। अच्छा, जो इस डिपेंडेंसी थ्योरी के अपोजिट में थे, उनका मानना था कि जो मुल्क आज अमीर है वो भी इस गरीबी के दौर से गुजरे हैं, तो गरीबी के दौर से गुजरे हैं और आखिर में वो अमीर बन गए। तो उनका मानना है कि ये सब हमें हर मुल्क के लिए है, इसलिए इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को फॉलो कीजिए, उसी को अडॉप्ट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता से आप भी अमीर बन जाएंगे। आपकी गैप जो है रिच और पुअर के दरमियान, रिच और पुअर कंट्रीज के दरमियान, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वही माजी में हुआ है। तो वो रेफरेंस देते हैं अमीर मुल्कों का, इसलिए वो कहते हैं कि हमें डिपेंडेंसी थ्योरी वो रद्द करते हैं। लिहाजा पसमानदा इलाकों को गर्बत से निकालने में मदद करने का काम मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे कि सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और आलमी मंडी में करीब तर इंतजाम के जरिए तरक्की के समझे जाने वाले मुश्तरका रास्ते पर नहीं तेज करना चाहिए। तो उनका मानना था कि ये जो सिस्टम है, ये इसी सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए। आप अमीर मुल्कों से टेक्नोलॉजी मांगे,
बोरो कीजिए, आप अमीर मुल्कों से सपोर्ट मांगिए, आप अमीर मुल्कों पे डिपेंडेंट रहिए काफी हद तक, तो आपकी डेवलपमेंट भी हो गई। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो ये उन लोगों का आर्गुमेंट था जो डिपेंडेंसी थ्योरी के अपोजिट में थे, मगर डिपेंडेंसी थ्योरी बिल्कुल इससे अपोजिट थी, वो इसके बरक्स बोलते थे। डिपेंडेंसी थ्योरी अंसार के नजरिए ने इस ख्याल को मुस्तरद करते हुए कहा कि पसमानदा ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक के महज कदीम वजन नहीं है, बल्कि इनकी अपनी मुनफरद खसूसियत और ढांचे हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने इस आर्ग्यूमेंट को रद्द किया कि हम डिपेंडेंट रहे और वक्त के साथ साथ हम डेवलप हो जाए। सो डिपेंडेंसी थ्योरी के लोग जो थे, जो इसको सपोर्ट करते, एडवोकेट करते थे, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने इस ख्याल को रद्द किया कि हम डिपेंडेंट रहे, हम अमीर मुल्कों के साथ जो है उनको फॉलो करें, बल्कि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक यूनिक सिस्टम है, अपना एक इंडिविजुअल सिस्टम है, जिसको हम अडॉप्ट करके तरक्की कर सकते हैं। तो आजाद मंडी के माहिरीन मुआशियत की मुखाफलत में अंसार के नजरिए साजों ने दलील दी कि पसमानदा ममालिक को आलमी मंडी के साथ अपने राबते को कम करने की जरूरत है, ताकि वो अपने रास्ते पर चल सके। अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए और बैरूनी दबाव से कम हुक्म दिया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो डिपेंडेंसी थ्योरी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्या किया है कि लिबरलिज्म या सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, ये अमीर मुल्कों पे डिपेंडेंसी है कम करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात कम करने चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने रास्ते खुद अडॉप्ट कर सके, निकाल सके। तो in other words, the people who supported the dependency theory said that we need to reject this liberalism, this dependency on the rich countries. Rather, we should adapt our own system so that we will also develop with the passage of time. ठीक है, बैरूनी मुल्कों से, अमीर मुल्कों से राब्ता कम कीजिए, उनके साथ ताल्लुकात कम कीजिए, और अपने जो अल्टरनेटिव्स है उनको अडॉप्ट कीजिए। दूसरे मुल्कों, बड़े मुल्कों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपका अपना सिस्टम है उसको अडॉप्ट कीजिए, उसी पे फोकस करके आप अपनी तरक्की को मुमकिन कर सकते हैं। ये था डिपेंडेंसी थ्योरी का क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, अगेंस्ट द पीपल who did not approve the dependency theory. ठीक है, मुमताज अंसारी, जो पॉल प्रेबिश और हैंस सिंगर थे, उन्होंने इस डिपेंडेंसी थ्योरी मुशाहदा की तरक्की याफ्ता ममालिक की नस्बत पसमानदा ममालिक के लिए तिजारत की शराइत वक्त के साथ साथ बिगड़ गई है। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो गैप है ये किस वजह से है, क्योंकि हमारे गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान जो है, जो एग्रीमेंट्स है वो बिगड़ गए हैं, उनका जो है वो उनमें इम्बैलेंस है एक तरह से। तो इसलिए पसमानदा ममालिक कम खरीदारी कर सकते हैं एक मुकर्रर मकदार के बदले में तरक्की याफ्ता ममालिक से तैयार करदा सामान इनके खाम माल की बरामद है। यह ख्याल सेंगर प्रेबिश के नाम से जाना जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस थ्योरी को दिया है जिसको हम डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं, और इनका मेन आर्गुमेंट यही था कि हमें रिच कंट्रीज के साथ रवायत को कम करना चाहिए, उनके मॉडल को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, ताकि हम अपनी डेवलपमेंट को जो है पॉसिबल या मुमकिन बना सके। ठीक है, और साथ ही साथ उनका यह भी मानना था कि उनको पैट्रनेज की जरूरत जो है नहीं है। गरीब मुल्कों को अमीर मुल्कों की किसी तरह की पैट्रनेज या सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इन अपोजिशन फ्री मार्केट जो है इकोनॉमिस्ट जो फ्री मार्केट जो है उसको खत्म करने, कम करने की जरूरत है। ठीक है, तो क्योंकि उनका मानना था कि ट्रेड के जो बेसिक चीजें थे वो काफी इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो है अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को एक्सप्लॉइट करके बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, और जिससे जो है गैप रिच और पुअर कंट्रीज के दरमियान लगातार एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी जो है डिवाइड हो गई है। आपको भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे,
ऐसा सिस्टम, ऐसा क्या है कि अमीर मुल्क अमीर है और गरीब मुल्क गरीब ही रह रहे हैं? तो ये एक सोचने वाली बात है। इस पे आप अलग से बाद में भी गौर कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरी जो थी जिसको सामने रखा गया, ये जो फेब्रिस थे वो एक अर्जेंटीना इकोनॉमिस्ट में थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कमीशन में जो है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कमीशन में जो वो एक इकोनॉमिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, उसने क्या कंक्लूड किया? उसका ये मानना था कि अंडर डेवलप्ड नेशंस मस्ट एम्प्लॉय सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड इफ दे वर टू एंटर सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट पाथ। तो उनका ये मानना था कि अगर इन गरीब मुल्कों को तरक्की करनी है तो इनको एक सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेड सिस्टम डेवलप करना चाहिए। वो एक ऐसा सिस्टम जिसमें इनका इस्तेसाल यानी एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए। तो इसीलिए तो एक वो पाथ, अगर इनको अपने आप को डेवलप करना है तो इनको एक सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेड सिस्टम डेवलप करना है ताकि इनकी एक्सप्लॉइटेशन जो है कम हो जाए और वो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पॉसिबल कर सके। और जो गरीब मुल्क है ये इस जो अभी का सिस्टम है जो ये इसमें एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। और इस डिसएडवांटेज पोजीशन में अमीर मुल्क इनसे फायदा उठाते हैं और गरीब मुल्कों का इस्तेसाल और एक्सप्लॉइटेशन होता है। बेहतर हुकूमत अमली है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि दरामदी मुतबादल सनतकारी, लेकिन तिजारत और बरामदी की सहमत नहीं, बल्कि पसमानदा ममालिक की बेहतरीन हिकमत अमली है। तो बड़े मुल्कों के साथ एक सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेड सिस्टम डेवलप कीजिए ताकि अपने लोकल इंटरेस्ट जो है उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेड है जिसमें एक तरह से अगर मैं इसको थोड़ा और इसके और आर्ग्यूमेंट्स दलील दूं तो इसका मतलब यह है कि अगर अमीर मुल्कों के हमारे मुल्क से कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो उनको लिमिट होनी चाहिए, दाम बढ़ाने चाहिए और हर चीज उनको नहीं दे सकते। और अगर हमसे वो रॉ मटेरियल लेते हैं तो जो बदले में वो हमसे उसके बदले बहुत सारी चीजें फिर बेचते हैं, उनमें प्राइस जो है काफी रिड्यूस होना चाहिए। तो ये एक तरफ से एक सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेड था जिसकी इस अर्जेंटीना इकोनॉमिस्ट के ने फेब्रिस ने बात की थी। और ये जो था उसका आर्गुमेंट था कि इसकी वजह से हम आगे, वो गरीब मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं। सो ये कुछ आर्गुमेंट्स थे जो डिपेंडेंसी थ्योरी जिसके मेन एसेंस है। एक कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों को फायदा उठाते हैं, उनसे रॉ मटेरियल चीप लेबर लेते हैं, फिर सस्ते दामों में फिर वो वही उससे चीजें बनाकर बड़े मुल्कों को जो है बेचते हैं बहुत ही महंगे दामों में, जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी दो हिस्सों में डिवाइड गई है, कोर और पेरिफेरी में। कोर में बड़े मुल्क रहते हैं, पेरिफेरी में आम गरीब मुल्क रहते हैं। और इससे बचने के लिए गरीब मुल्कों को एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, एक तो फ्री मार्केट को कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, दूसरा एक सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेड प्रोटेक्शन सिस्टम पैदा करना चाहिए ताकि वो अपनी जो है इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद हो। अब इसके आगे जो है बेसिक टेनेट्स ऑफ नजरे इंसार की बुनियाद, ये जो बेसिक चीजें हैं इस थ्योरी के, ठीक है, जो बेसिक आर्गुमेंट्स है डिपेंडेंसी थ्योरी के, इसके बेसिक टेनेट्स जो है वो सेक्शन में आप डिस्कस करूंगा। पहला इसमें कहा जाता है गरीब कौमें कुदरती वसाइल और सस्ती मजदूरी फराहम करती है। एक आर्गुमेंट यह है कि जो गरीब मुल्क हैं वो कुदरती वसाइल जो इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है और सस्ती मजदूरी जो ये फराहम करते हैं, वो फरसुदा टेक्नोलॉजी और दौलतमंद कौमों के लिए मंडियों के लिए बरामदी मकामत है। तो बड़े मुल्क इससे ये लेते हैं जिनके बगैर जो वेल्थी नेशन जो है वो क्या कहते हैं, वो चीप लेबर नेचुरल रिसोर्स से फायदा उठाते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं इन चीजों से।
और अगर ये इन बड़े मुल्कों को नहीं दिया जाएगा, अगर बड़े मुल्कों को छोटे मुल्क ये जो सस्ती लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस बड़े मुल्कों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी तरक्की को आगे ले जा सके। ठीक है, ये बड़े मुल्क इस चीज की वजह से जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इस सिस्टम की वजह से जो है गरीब मुल्क जो है डिसएडवांटेज पोजीशन में है। तो इस लिहाज से आखिर ये इनको गरीब कौमें दौलतमंद कौमों के साथ बाजारी तामुल में नुकसान में है। तो ये जो सिस्टम है, ये इस सिस्टम को कम करना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से गरीब मुल्क जो है एक्सप्लॉइट होते हैं। ये पहला फंडामेंटल पॉइंट है, टेनेट है, एलिमेंट है इस बेसिक थ्योरी का। दूसरा ये जो है वेल्दी नेशंस एक्टिवली काउंटर all attempts made by the dependent nations to resist their influence through economic sanctions and possibly by using military force. दूसरा टेनेट, जो दूसरा फंडामेंटल आर्गुमेंट या एलिमेंट है या कंपोनेंट है इस डिपेंडेंसी थ्योरी का, वो ये है कि दौलतमंद कौमें यानी रिच कंट्रीज मुख्तलिफ तरीकों से अंसारी की हालत को फाल तौर पे बरकरार रखती है। वो इस डिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कई बार वो सैंक्शंस लगाते हैं और कई बार वो फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपनी डोमिनेंस को बरकरार रख सकें। जो डिपेंडेंसी है एंड जो डोमिनेंस है रिच कंट्रीज की, वो इसलिए है क्योंकि बड़े मुल्क हर इस मुमकिन कोशिश को, जो इस गैप को, इस गरीब मुल्कों की जो प्रोग्रेस को आगे ले जाने के लिए कदम उठाए जाते, वो उसको काउंटर करते। किस तरह से काउंटर करते? कई बार वो सैंक्शंस लगा सकते हैं, कई बार वो मिलिट्री फोर्स या फोर्स इन जनरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे गरीब मुल्क हैं, कितनी सैंक्शंस लगाई जाती है अमीर मुल्कों की तरफ से। आप अमेरिका देखिए, उसने कितनी सैंक्शंस लगाई थी इराक पे, कितनी सैंक्शंस लगाई थी ईरान पे, कितनी सैंक्शंस उन्होंने कई साल पहले जब हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर ताकत बन गई, तो उस वक्त कई सारी सैंक्शंस जो है हिंदुस्तान पे लगाए। क्यों? उनको लगा था कि अब ये न्यूक्लियर वेपन बन गए, अब ये आगे जाएंगे इनकी प्रोग्रेस, तो उन्होंने सैंक्शंस लगाना शुरू किया और कई जगहों पे उन्होंने फोर्स भी इस्तेमाल किया। आप देखिए मिडिल ईस्ट में आज कितनी तबाही है, वो इसीलिए क्योंकि वो मुल्क, एक वजह ये भी है कि ये मुल्क प्रोग्रेस कर रहे थे, तो इनकी प्रोग्रेस को काउंटर करने के लिए बहुत तरह के फोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा कंपोनेंट है इस थ्योरी का कि वेल्दी नेशंस हर मुमकिन कोशिश करते हैं इस मुल्कों, छोटे मुल्कों की प्रोग्रेस को रोकने के लिए। The poverty of the countries in the periphery is not because they are not integrated into the world system, nor not fully integrated, but because of how they are integrated into the system. और साथ ही साथ ये आर्ग्यू करते हैं ये जो गरीब मुल्क हैं ये इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो मतलब कुछ खास वजह नहीं, बल्कि जिस तरीके से ये मैशत, दुनियाई मैशत का हिस्सा है, वो सबसे बड़ी वजह है कि ये गरीब मुल्क अभी तक जो है गरीब ही है। इंसानी वसाइल के तरक्की के तमाम पहलू शामिल है, बशुमार कारकुनों की बेहतरी और तरबियत। ठीक है, दौलतमंद कौमें मैशी पाबंदियों के जरिए और मुमकिन तौर पर फौजी ताकत के इस्तेमाल के जरिए इंसार को करने वाली अक़वाम की तरफ से अपने असरात के खिलाफ महजामत करने की तमाम कोशिशों को फाल तौर पे मुकाबला करती है। दायरा कार में मौजूद ममालिक की गुर्बत इसलिए नहीं है कि वो आलमी निज़ाम में जम नहीं है या मुकम्मल तौर पे मरबूत नहीं है, जैसा कि अक्सर आज़ाद मंडी के माहिरीन इक्तिसादी की दलील है, बल्कि इस वजह से है कि वो निज़ाम में कैसे जम होते हैं। तो आर्गुमेंट क्या है? तीसरा फंडामेंटल कंपोनेंट जो है डिपेंडेंसी थ्योरी का, वो ये है कि गरीब मुल्क गरीब इसलिए नहीं है कि वो इस इंटरनेशनल इकोनॉमी में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि इसलिए गरीब है कि वो उनका जो पोजीशन है इस इंटरनेशनल इकोनॉमी में उसकी वजह से गरीब है। पुअर कंट्रीज ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी, मगर उनकी जो पोजीशन है वो मायने रखती है, वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी बिना पे गरीब मुल्क गरीब रहते हैं। तो कोई जो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट या लिबरलिस्ट ये कहेंगे कि
गरीब मुल्क इसलिए है कि वो पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया, नहीं इसीलिए वो पुअर है, नहीं, दैट इज नॉट द आर्गुमेंट. डिपेंडेंस थियरिस्ट्स argue that it is because of the position that these poor countries have in the international system, international economy, that's why they are poor. तो कुछ इकोनॉमिस्ट्स का, लिबरलिस्ट्स का ये आर्गुमेंट था कि पुअर गरीब मुल्क इसलिए गरीब है क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया, मगर वो गलत है. डिपेंडेंस थ्योरीज का ये आर्गुमेंट कि वो इसलिए गरीब मुल्क इसलिए गरीब है क्योंकि उनकी पोजीशन जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी में वही सबसे बड़ी वजह है जो है उनकी गरीबी की है. The way they have integrated in the international economy is actually the reason that these poor countries are poor. That is the fundamental, the third argument, third element, third component of the dependency theory. So ये 4-5 points जो है एक tenets है, इन पे डिपेंडेंसी थ्योरी जो है डिपेंडेंट है. वो उनका पहला जो है पुअर अमीर मुल्क जो है वो गरीब मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, वो वहां से रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर वो अपने महंगे दामों पे बेचते हैं. दूसरा जिसकी वजह से जो गरीब मुल्क है बहुत ही डिसएडवांटेज पोजीशन में है. दूसरा ये कि वेल्दी नेशंस जो है वो हर मुमकिन कोशिश को काउंटर करते हैं. जो भी गरीब मुल्कों की तरफ से कोई कोशिश होगी कि वो अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाए, वो उसको काउंटर करते हैं. कई बार ये काउंटर मिलिट्री फोर्स की शक्ल में होता है, कई बार ये सैंक्शंस की शक्ल में होता है, कई बार ये किसी और शक्ल में होता है, मगर हर वक्त ये जो बड़े मुल्क हैं वो इस छोटे मुल्क या गरीब मुल्कों की इस कोशिश को कमजोर करते हैं, काउंटर करते हैं. और साथ ही साथ जो बड़े मुल्कों का ये जो गरीब मुल्क है, ये गरीब इसलिए नहीं है कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते जैसे इकोनॉमिस्ट लिबरलिस्ट का मानना है. नहीं, बल्कि ये इसलिए गरीब है कि वो जो उनकी पोजीशन है इस इंटरनेशनल इकोनॉमी में वो उनकी वजह है. ठीक है, तो कई सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहां से बड़े मुल्क कहते हैं छोटे मुल्कों के आप हमें रॉ मटेरियल दीजिए, हम आपको उसके बदले पैसे देंगे, बाकी हम टेक्नोलॉजी वगैरह भेजेंगे आपको. तो वो उस तरह के एग्रीमेंट्स हैं, वो सबसे बड़ी वजह है कि गरीब मुल्क गरीब है. मिसाल के तौर पर सपोज मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल, मेरे पास कुछ कपड़ा है, ठीक है, और मैं ये कपड़ा जो है किसी डिजाइनर को बहुत ही सस्ते दाम पे बेचता हूँ और साथ ही साथ में उसको कहता हूँ कि मैं आपको कारीगर भी यहीं से दूंगा. डिजाइन जो है फैशन डिजाइनर होगा, वो कहेगा मेरा डिजाइन है, आपका रॉ मटेरियल और स्किल होगा. ठीक है, मैंने उसको कपड़ा भी दिया, स्किल भी दिया और बदले में डिजाइनर ने मुझे डिजाइन बना के दिया. तो अब वो डिजाइन वाले कपड़े वो मुझे ही बेचता है, मगर वो दाम जो होता है वो बहुत बड़ा देता है. वो कहता है कि नहीं, मैं तो डिजाइन था, आपके पास तो कुछ रॉ मटेरियल था ना, आप उससे कुछ नहीं कर पाते थे. तो वो यही एक शक्ल है डिपेंडेंसी थ्योरी की जिसकी बुनियाद वो पड़ी है कि बड़े मुल्क हमेशा जरूर छोटे मुल्कों से रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर उस रॉ मटेरियल को अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे बहुत अच्छी चीजों में तब्दील करते हैं और फिर वो चीजें छोटे मुल्कों को बहुत ही महंगे दामों में देते हैं. आप देखिए आज भी दुनिया में खासकर अफ्रीका से, एशिया के गरीब मुल्कों से बहुत ज्यादा लोग जो है काम करने के लिए बड़े मुल्कों में जाते हैं. वहां से उनको बहुत सस्ते में काम करना पड़ता है. साथ ही साथ ये मुल्क जो है रॉ मटेरियल यहाँ से लेते हैं, खासकर अफ्रीका से, और फिर वो टेक्नोलॉजी के जरिए इसको अच्छे मटेरियल में तब्दील कर अच्छी शक्ल और फिर हमें वो महंगे दामों पे बेचना. ठीक है, और ये बड़े मुल्क का एक चीज है कि वो हमें वो एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है जिसकी वजह से हम ये टेक्नोलॉजी की या उनके पास जो सामान है वो खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं. ठीक है, तो ये फंडामेंटल, ये था एसेंस ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी और साथ ही साथ इसके बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक टेनेट्स. नाउ कमिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस, जो क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, दौलतमंद कौमी माशी पाबंदियों के जरिए जो है क्रिटिसाइज किया है. ठीक है,
بہت ساری 1970s کی دہائی میں 1970s کی دہائی میں اور اس کے بعد کئی سارے ایسے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے اس ڈپینڈنسی تھیری کو کرٹیسائز کیا. ٹھیک ہے، جیسے پیٹر باور اور مارٹن وولف بنیادی طور پہ غیر اقتصادی ماہرین کے لیے لکھتے ہیں. وہ انصار نظریے کے راستے کے خلاف بحث کرتے ہیں. تو یہ جو مارکیٹ اکانومسٹ ہے جیسے پیٹر باور اور مارٹن وولف، انہوں نے کافی جو ہے کرٹیسائز کیا ہے ڈپینڈنسی تھیری کو. ٹھیک ہے، محیط ممالک کے خود مختار راستہ ان ممالک، ان کا یہ ماننا تھا 1970s میں کئی سارے ایسے اسکالرز بھی آ گئے جنہوں نے اس ڈپینڈنسی تھیری کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا، اس کی لمیٹیشنز کے بارے میں بات کی. The arguments of the dependency theory جو اس کے خلاف arguments ہیں اس کے کچھ مین آرگیومنٹس میں آج ڈسکس کروں گا اور اس کے ساتھ یہ لیکچر کنکلوڈ کروں گا. انصار کے نظریوں سازوں کے دلائل کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا. پہلا، وہ کہتے ہیں کہ سم فری مارکیٹ اکانومسٹس جو پیٹر باؤسر اینڈ مارٹن وولف رائٹ، ان کا ماننا تھا جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ جو ہے جنہوں نے اس ڈپینڈنسی تھیوری کو کرٹیسائز کیا. پہلا آرگومنٹ انہوں نے کہا the countries on the periphery of the development are destined for stagnation. So dependency theory is an incomplete and inaccurate description of the socio-economic condition of the less developed countries. پہلا آرگومنٹ کہ ترقی کے دائرے میں موجودہ ممالک جمود کا شکار کے سماج نہیں ہے. انصار کا نظریہ اقتصادی حالت کا ایک نامکمل اور غلط وضاحت ہے. تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ جو ڈپینڈنسی تھیوری کا ایک آرگومنٹ ہے کہ کور اور پیریفری، جو وہ کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے، کور اور پیریفری میں، یہ غلط ہے اور انیکوریٹ ہے، صحیح نہیں ہے. اس کے دائرے کار پر بہت سارے منحصر ممالک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو پیریفری پہ جو بہت سارے ممالک ہیں وہ آگے بڑھ رہے، ان کو وہ اکنامکلی پروگریس ہو رہے. تو یہ کہنا کہ پیریفری میں صرف ایک گروپ آف کنٹریز ہے وہ ہمیشہ وہیں پر ہے، یہ غلط بات ہے. پہلا کرٹیسزم اسی پہ. وہ اپنی معاشی ڈھانچے کو تبدیل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیریفریز میں بہت سارے ملک جو ہیں وہ اپنی اکانومی کو تبدیل کرتے ہیں. پروفیسر وان کے مطابق انہوں نے بہت تیز اقتصادی ترقی حاصل کی. پروفیسر وان نے ایک اور کرٹیک ہے ڈپینڈنسی تھیوری کے، اس نے بھی یہ کہا کہ جو پیریفری کے ممالک ہیں، بہت سارے ممالک، وہ اپنی اقتصادی ترقی کو کافی تیزی سے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ دنیا کی اقتصادی حالت دو حصوں میں تقسیم ہے، کور اور پیریفری میں، یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو پیریفری ہے، جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اس میں اور جو پیریفری کا حصہ ہے وہ ان میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اپنی اکانومی کو تیزی سے آگے لے جا رہے ہیں. یہ نظریہ اس بات پہ روشنی نہیں ڈالتا ہے. دوسرا آرگومنٹ جو ہے جو اس کے خلاف کہا گیا، ڈپینڈنسی تھیوری کے خلاف کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ تھیوری اس چیز پہ نظر نہیں ڈالتا ہے کہ وہ ممالک جو انسانی ترقی کے اندر پرعمل پیرا ہے وہ کسی طرح سے معاشی برائیوں کا شکار ہے، جیسے کہ آمدنی رجت پسند تقسیم، پرتشی اشیاء، پرزور انسانی وسائل کا کام استحصال اور استحصال، سرمایہ دارانہ ٹیکنالوجی کے لیے غیر ملکی فرموں پر زیادہ انحصار ہے، اور غربت اور بے روزگاری کے باہر ہمسائے مسائل ہے. تو دوسرا یہ جو کہتے ہیں there are many countries, dependent countries، جو ڈیولپمنٹ پیٹرن جو ہے وہ اپنے اکانومی کو اور زیادہ آگے لے جا رہے ہیں، ان کا کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی آرگومنٹ کہ پاتھ آف ڈپینڈنسی تھیوری، the autonomous path of periphery countries leads to higher corruption. جو وہ کہتے ہیں کہ جو پیریفری ہے اگر یہ بڑے ملکوں سے تعلقات کم کریں گے تو یہ اور اپنے ہی سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بہت زیادہ کرپشن بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، ڈومیسٹک اپرچونٹی، لیک آف کمپٹیشن، تو ان کے درمیان جو ہے کمپٹیشن کی کمزوری ہے، سسٹین نہیں کر پائیں گے، کرپشن بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، سو یہ ایک اور آرگومنٹ تھا جو ان کے خلاف تھا کہ جو ڈپینڈنسی تھیوری ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ پیریفری میں جو ممالک ہیں وہ اپنا آٹونومس پاتھ اڈاپٹ کرے،
तो इसके बरक्स ये आर्ग्यूमेंट कहा गया कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर इन्होंने एक ऑटोनोमस पाथ अडॉप्ट किया तो उनमें करप्शन बढ़ जाएगा, उनमें कंपटीशन नहीं रहेगा और ये स्टैग्नेट हो जाएंगे, ये एक ही जगह पे रुक जाएंगे और इनकी इकोनॉमिक हालत जो है बेहतर नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरा आर्गुमेंट ये था, ये नजरिया बहुत सी कौमों से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, जो दायरे में रहे वो ना मरकज है, इन्हें नई पेरिफेरी ममालिक कहा जाता है। और एक तीसरा आर्गुमेंट जो क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का वो ये था कि जो पेरिफेरी के बहुत सारे ममालिक है वो अपनी इकोनॉमी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और काफी हद तक कई सारे ममालिक ने अपनी इकोनॉमी को और बेहतर किया है। तो यहाँ पे हम मिसाल भी दी है उन्होंने, जैसे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पहले डिपेंडेंसी थ्योरी के हिसाब से पेरिफेरी में, मगर आप देखिए फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान की काफी ज्यादा बढ़ गई। तो ये कहना गलत है कि ये हमेशा ही पेरिफेरी पे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो पेरिफेरी में रहते थे अब वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गए, इंडिया, ब्राजील, चाइना वगैरह वगैरह, ठीक है। ये वो कंट्रीज जो पेरिफेरी में थे मगर अपनी इकोनॉमी को काफी तेजी से उन्होंने बढ़ाया, तो इस वजह से ये पेरिफेरी से अब दूसरे जगह पे प्रोग्रेस हो रहे। तो डिपेंडेंसी थ्योरी का ये आर्गुमेंट कि सिर्फ दुनिया में दो तरह से डिवाइड है इकोनॉमी, जो पेरिफेरी में वो हमेशा पेरिफेरी में ही रहेंगे, जो कोर में वो हमेशा कोर में रहेंगे, ये क्रिटिक्स का कहना था ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क पेरिफेरी से निकल गए हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफी प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, चौथा आर्गुमेंट जो है ये था, जो फोर्थ आर्गुमेंट है, बहुत सारे मुल्क जो पेरिफेरी और कोर के दरमियान थे, इस थ्योरी ने उनको एड्रेस नहीं किया। सो those who criticized the dependency theory, they also argued that there are so many countries who are between the core and periphery, and this theory has failed to highlight those countries. So according to the critics, the world is not only divided between periphery and core, there are so many countries which are in between these two. So what about this theory? According to the critics has failed to mention or highlight them. So therefore that is the fourth critique against this theory. ठीक है, पांचवा आर्गुमेंट जो इसके खिलाफ है वो ये था कि दिस जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, इट हैज सफर्ड, जो वो हाईलाइट करती है, जो स्ट्रक्चर है पुअर कंट्रीज का, वो उसको कमजोर बनाती है। एक जो डिपेंडेंसी थ्योरी है तो उसके हिसाब से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ये थ्योरी उनको अंडरमाइन करती है। ठीक है, तो ये एक चौथा आर्गुमेंट जो है इस थ्योरी के खिलाफ कहा गया था। पांचवा आर्गुमेंट जो इसके खिलाफ कहा गया था कि वो ये कहते हैं कि दिस थ्योरी हैज नो रेलेवेंस in the contemporary world because there are so many countries which are progressing. And again, I would quote India, I would quote Brazil, I would quote Japan, I would quote many other countries which are progressing. So this theory has become relevant because बहुत सारी countries जो shift हो रही है periphery से towards the core. So what about that progress? This theory has failed to, has no relevance for those countries. So that is the fifth criticism जो है, जो इस थ्योरी के खिलाफ कहा गया था। सो ये 5 आर्गुमेंट्स, इसके अलावा भी है, मगर मैंने पांच आर्गुमेंट्स को इस थ्योरी के बारे में कहा था जिसकी बुनियाद पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, मगर नेवरदलेस ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये आज भी एक अहम हिस्सा है इंटरनेशनल रिलेशंस। इस थ्योरी की आज भी बहुत सारी रेलेवेंस है, हालांकि इसकी वैलिडिटी कई ज्यादा लोग कई जगहों पे चैलेंज भी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, मगर उस क्रिटिसिज्म के बावजूद इस थ्योरी का एक अपना वैल्यू है। इस थ्योरी की बुनियाद पे हम दुनिया की इकोनॉमी को काफी हद तक
एनालाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, और ये थियरी हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथ की तरफ भी ले जाती है। तो ये कहना कि ये थियरी बिल्कुल रद्द है, ये थियरी बिल्कुल रिजेक्ट की गई है, इस थियरी का कोई वैलिडिटी नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाँ, इस थियरी की अपनी कमजोरियां हैं, इस थियरी की अपनी लिमिटेशंस हैं, मगर उन कमजोरियों लिमिटेशंस के बावजूद इस थियरी की काफी ज्यादा अहमियत है, काफी ज्यादा रेलेवेंस है आज कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, जहां पे दुनिया अभी भी काफी हद तक डिवाइडेड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और खासकर जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ना सिर्फ मुल्कों के दरमियान वो गैप बढ़ गया, बल्कि लोगों के दरमियान बढ़ गया, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, सो डिपेंडेंसी थियरी स्टिल हैज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस, it has its significance, it is important part of the contemporary international relations. It helps us to analyze the global economy, the global economic system, the gap that is still existent between rich and poor, क्योंकि ये गैप आज भी अगर आप डेटा देखेंगे तो गैप बहुत ज्यादा है मुल्कों के दरमियान, लोगों के दरमियान। तो इस हिसाब से ये थियरी अभी भी है, और आज भी बहुत सारे ममालिक एक ऑल्टरनेटिव पाथ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे लिबरल या फ्री इकोनॉमी जो मार्केट जो फेल हो गया था, और बहुत जगहों पे सोशलिज्म या क्लोज्ड इकोनॉमी फेल हो गई। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक ऑल्टरनेटिव पाथ जो है प्रोवाइड करता है, खासकर गरीब मुल्कों को, जो अभी भी गरीब है, जो अभी भी अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं ले जा पाए, जिसमें बहुत सारे मुल्क जो है एशिया से, साउथ एशिया से, अफ्रीका से, एशिया में जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अब फिर से कमजोर हो गया फाइनेंशियली। अफ्रीका में तकरीबन सभी अफ्रीकन कंट्रीज गरीब हैं, चाहे आप रवांडा की बात कीजिए, चाहे आप जिम्बाब्वे की बात कीजिए, चाहे किसी और की, या लैटिन अमेरिका की बात कीजिए, वहां भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बहुत गरीब है, बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में। तो उस लिहाज से कहा जाएगा कि ये थियरी काफी इस थियरी की आज भी रेलेवेंस है। तो आज के इस लेक्चर को मैं इसी के साथ इख्तिताम पजीर करता हूँ। मैं 2-3 पॉइंट्स को रिपीट करूंगा। पहले हमने समझा डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, इसका एसेंस क्या है, इसके आर्गुमेंट्स क्या है। उसके बाद मैंने इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात की, मतलब इसके बेसिक कंपोनेंट्स में क्या है, जिसमें उसने कहा कि जो सिस्टम है एग्जिस्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें जो गरीब मुल्क है बहुत ही डिसएडवांटेज पोजीशन में, वो उस पोजीशन की वजह से ही गरीब है। वो हालांकि बहुत ज्यादा इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर उसके बावजूद जो उनकी पोजीशन है, जो उसकी जहां पे वो लोकेट है, वो उसकी गरीबी की वजह से है। और तीसरा जो मैंने आज के लेक्चर में कहा, वो इसकी लिमिटेशन, जो कमजोरियां हैं, जिसको किसी बुनियाद पे इस डिपेंडेंसी थ्योरी को जो काफी हद तक क्रिटिसाइज भी किया था। और उसके साथ मैंने ये बात भी बोली कि इन क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस के बावजूद डिपेंडेंसी थ्योरी आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आज भी बहुत ज्यादा लोग गरीब है, आज भी बहुत ज्यादा लोग गरीब अमीर है, तो वो गैप अभी भी मौजूद में है। इसलिए इस डिपेंडेंसी थ्योरी की काफी ज्यादा रेलेवेंस, काफी ज्यादा अहमियत आज भी देखी जाती है। इसको उस पूरे तरह से रद्द नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को इख्तिताम पजीर करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको फायदा मिला, आपको सबको इसका बेसिक जो पॉइंट्स थे इस थ्योरी के वो समझे होंगे। इसी के साथ मैं आप सबको गुड बाय कहता हूँ। थैंक यू।